हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने फ्रेंकेल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप जरूर से इससे जस्ट पहले वाला वीडियो उसको जरूर देखें, बिकॉज फ्रेंकेल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हमारे लास्ट के कुछ और फ्यू डिफेक्ट्स बचे हुए हैं, जिसमें हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं, एंड दिस इज द लास्ट एंड फाइनल वीडियो ऑन द चैप्टर ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स बच्चों, जैसा कि नाम इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स वो होते हैं वेयर द फॉर्मूला चेंजेस। सो द फॉर्मूला इन दिस केस चेंजेस, द रेशियो विल गेट डिस्टर्ब। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स की। अच्छा, अभी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द मेटल एक्सेस, द मेटल एक्सेस और द कटायन एक्सेस। मेटल जनरली कटायन बनाता है, तो इसलिए इसको मेटल एक्सेस बोला जाता है या फिर कटायन एक्सेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो मेटल एक्सेस या कटायन एक्सेस में क्या होगा कि मेटल का रेशियो ज्यादा होगा। ठीक है, मेटल का रेशियो या मेटल का अमाउंट ज्यादा होगा, कटायन का अमाउंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अनायन। ठीक है, तो ये डिफेक्ट जो है मेटल एक्सेस वाला दो तरह से आ सकता है। सबसे पहला तरीका होता है ड्यू टू अनायनिक वेकेंसी, ड्यू टू अनायनिक वेकेंसी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। अभी क्या मतलब है मैं समझाता हूं इसको। ड्यू टू अनायनिक वेकेंसी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, अनायनिक वैकेंसी को किसने ऑक्यूपाई कर लिया? इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है कि मेटल एक्सेस होना है, मेटल का रेशियो या कटायन का रेशियो ज्यादा होना है। ठीक है, तो मेटल का रेशियो ज्यादा करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो मेटल बढ़ाया जाए तो मेटल बढ़ जाएगा, ठीक है, या फिर अनायन या नॉन मेटल या अनायन जो है उसको घटाया जाए तो भी तो मेटल का रेशियो बढ़ेगा। तुम्हें मेटल का रेशियो बढ़ाना है, तो मेटल का रेशियो बढ़ाने के लिए तुम मेटल को बढ़ा दो, तो मेटल बढ़ गया। जैसे मान लो NaCl है तो 1:1 है कटायन और अनायन। अब तुम Na+ बढ़ाओ, ठीक है, तो भी Na+ का रेशियो बढ़ सकता है। या फिर तुम Cl- को घटाओगे तो भी तो Na+ रेशियो में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो ए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा तरीका है जहां पे अनायन कम हो गया, अनायन ने वैकेंसी क्रिएट करी। ठीक है, तो अनायन ने वैकेंसी क्रिएट करी, खाली अनायन अगर छोड़ के भागा तो नेचुरली उससे कटायन का रेशियो जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। बड़े कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अच्छा ये बात हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी डिफेक्ट की वजह से नेट चार्ज नहीं क्रिएट होना चाहिए। मतलब सॉलिड की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन्ड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन्ड एट एनी कॉस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब जैसे सपोज करो कि कोई आयनिक सॉलिड था जिसमें कटायन अनायन कटायन अनायन इस तरह से थे, फिर अनायन कटायन अनायन कटायन ये प्रेजेंट है। ठीक है, मैं एक दो बना दे रहा हूं जल्दी जल्दी, कटायन अनायन अनायन एंड फाइनली अनायन कटायन अनायन एंड कटायन। ये एक रेगुलर स्ट्रक्चर था, आइडियल स्ट्रक्चर। अब बच्चों इसमें से क्या हुआ कि किसी एक जगह से जो अनायन है वो छोड़कर भाग गया। ठीक है, अब अनायन छोड़ के भागा तो मेटल तो एक्सेस हो गया, लेकिन चार्ज भी तो डिस्टर्ब हो गया, और हमें इस चार्ज को तो जरूर बैलेंस करना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो इस अनायन की वैकेंसी जो यहां पर क्रिएट हुई, दिस अनायनिक वैकेंसी को किसने ऑक्यूपाई कर लिया? एक इलेक्ट्रॉन ने आके ऑक्यूपाई कर लिया। सो दिस इज अनायनिक वैकेंसी, अनायोनिक वैकेंसी जिसको किसने ऑक्यूपाई किया है? ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, अनायनिक वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे मेटल एक्सेस ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा भाई अब इससे देखो दोनों चीजें समझ में आ गई ना, न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है क्योंकि अनायन गया तो एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन तो आ गया, न्यूट्रलिटी मेंटेन है, और मेटल का रेशियो लेकिन बढ़ चुका है। तो जैसे मान लो अगर ये पहले NaCl था, ठीक है, तो 1:1 रेशियो था, लेकिन आफ्टर द डिफेक्ट, डिफेक्ट आने के बाद ये कुछ Na1+XCl हो जाएगा, जहां पे X कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितने डिफेक्ट्स आए हैं, बट रेशियो विल इंक्रीज। सो सच सॉलिड्स आर कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड्स। ठीक है, अच्छा अब इससे प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो भाई,
प्रॉपर्टीज पे इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले नंबर 1 प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो अनायन छोड़ के भाग गया और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन का मास तो होता नहीं है, अनायन का तो मास था, ठीक है। तो डेंसिटी जो है वो बच्चों हो गई डिक्रीज, डेंसिटी हो गई डिक्रीज, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी डिफेक्ट आ रहा है तो एंट्रोपी तो इंक्रीज ही करेगी, एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल हुआ है, ठीक है। चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, मूव कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल, अनायन फिक्स था लेकिन इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनसिमेट्रिकल हुआ है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जहां तक बात है वो तो इंक्रीज कर गया है भाई, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद चौथी बात, ये जो अनायनिक वैकेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं, इसकी वजह से एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज है। और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं, तुम इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाओगे तो ये ऐसा नहीं अपनी जगह पे फिक्स है, तुम इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाओगे तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन से मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा तुम डिफेक्ट्स इस तरह से लाओगे उतनी ज्यादा इस सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा अभी एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है। पी टाइप नहीं है, ध्यान दो, एन टाइप है क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से आया है। अगर होल की वजह से आता है तो उसे हम लोग पी टाइप बोलते हैं, बट दिस इज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, फिर इसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स की एक बड़ी ही खास प्रॉपर्टी होती है कि these electrons impart characteristic color to the solid, impart characteristic मतलब इनकी वजह से सॉलिड में एक कैरेक्टरिस्टिक कलर आ जाता है, impart characteristic color to the solid। और इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज को, मतलब जो अनायनिक वैकेंसी हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है, इनके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम भी यूज किया जाता है। इन्हें हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर्स। दीज आर कॉल्ड एफ सेंटर्स। द अनायनिक वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एफ सेंटर। ये जो एफ सेंटर वर्ड है ये कैपिटल एफ है, ठीक है। ये जो एफ सेंटर वर्ड है ये आता है जर्मन वर्ड फार्बेनजेंटर से। अब फार्बेनजेंटर जर्मन शब्द एक है, तुम्हें वो शब्द नहीं ध्यान रखना है, तुम्हें तो एफ सेंटर ध्यान रखना है। फार्बेनजेंटर का मतलब होता है कलर इंपार्टिंग सेंटर। सो दीज सेंटर्स इंपार्ट कलर एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एफ सेंटर्स और फार्बेनजेंटर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक्सेस ऑफ सोडियम, एक्सेस ऑफ सोडियम इन NaCl, एक्सेस ऑफ सोडियम इन NaCl, ये सोडियम क्लोराइड को येलो कलर का बनाता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ लिथियम इन LiCl, ये इसको पिंक कलर का बनाता है, पिंक कलर हो जाता है इसका। एंड एक्सेस ऑफ के इन KCl, कलर उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एग्जांपल के तौर पर मैं तो बता दे रहा हूँ, इसको याद वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ये इसको बनाता है वायलेट कलर का, जिसको कि लिलैक भी बोला जाता है, लिलैक, LILAC, ठीक है। तो बस ये बात हो गई भाई, है ना, ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। तो तुमने अनायन को कम करके, अनायन को कम करके तुमने कटायन का रेशियो बढ़ा दिया। एक दूसरा भी तरीका होता है कटायन का रेशियो बढ़ाने का, देयर कुड बी एन ऑल्टरनेटिव वे आल्सो, और वो होता है तुम कटायन को ही बढ़ा दो सीधे सीधे, अनायन पे कोई चेंज मत करो, तुम कटायन बढ़ा दो सीधे सीधे। तो तुम सीधे सीधे कटायन बढ़ाओगे तो इसमें होता है ड्यू टू कटायन ऑक्यूपाइंग, ड्यू टू कटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, ड्यू टू कटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल, ड्यू टू कटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, ड्यू टू कटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। मतलब क्या हो गया इसका भाई, जैसे मान लो कि कहीं पर है कोई सॉलिड, कटायन है अनायन है, कटायन है अनायन है, यहाँ पर है अनायन कटायन, अनायन कटायन। तो कटायन अनायन जहाँ यूजुअल जगह पे है वो तो है ही है, फिर कटायन अनायन कटायन अनायन, और फिर यहाँ पे आ गया अनायन कटायन, अनायन और कटायन, ठीक है ना। तो ये तो यूजुअल स्ट्रक्चर हो गया। अब कटायन जो है वो अपने यूजुअल लैटिस पोजीशंस पर तो प्रेजेंट ही है, लेकिन साथ साथ वो कोई इंटरस्टिशियल साइट भी ऑक्यूपाई कर रहा है, इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन सिर्फ कटायन आएगा तो न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस कटायन के चार्ज को कंपनसेट करने के लिए कहीं आसपास की लोकेशन पर कोई इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होगा जो न्यूट्रलिटी को एंश्योर करेगा। तो किसी आसपास की इंटरस्टिशियल साइट पर
दूर भी हो सकती है, आसपास भी हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट रहेगा विच विल एंश्योर द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉलिड। तो इस तरह से भी आप देखो क्या हो गया, कटायन एक्सेस हो गया ना। तो ये लेकिन दूसरा तरीका है, ड्यू टू कटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। अच्छा जी, अब इससे प्रॉपर्टी पर क्या फर्क पड़ा? प्रॉपर्टी पर क्या फर्क पड़ा? सबसे पहले और ज्यादा कटायन आ गया उसमें, इंटरस्टिशियल जगह पर भी आ गया, तो डेंसिटी तो बच्चों कर गई इंक्रीज, तो डेंसिटी को इंक्रीज करवा दो। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल है, तो अच्छा डिसऑर्डर बढ़ा है तो एंट्रोपी बढ़ी है, और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, मैं उसको के बोल दे रहा हूँ, जब मैं के लिखूं इसका मतलब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ये भी बढ़ गया। ठीक है, तो एंट्रोपी बढ़ गई, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बढ़ गया। अच्छा, फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन्स फील्ड लगाओगे तो मूव कर सकते हैं, कटायन नहीं मूव कर सकता है, कटायन तो फिक्स है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अगर फील्ड लगाओगे तो दे कैन मूव। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से आया है, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हुआ। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी प्रॉपर्टी भी पुराने वाले इलेक्ट्रॉन के जैसे ही है, लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था अनायनिक वैकेंसी में, ठीक है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल साइट में। ठीक है, ये अनायन की जगह पर नहीं है, तो इसको मतलब प्रॉपर्टी वैसी की वैसी है, बट इसको एफ सेंटर नहीं बोलते हैं। एफ सेंटर वाला वर्ड खाली उसी के लिए रिजर्व करके रखा गया है, when electron occupies anionic vacancy, तो इसको आप एफ सेंटर बस नहीं बोलोगे, बाकी प्रॉपर्टी वैसी ही है, और कलर इसकी वजह से भी आता है। ठीक है, सो दिस ऑल्सो इम्पार्ट्स कलर, कलर इम्पार्ट करता है, लेकिन एफ सेंटर नाम नहीं दिया जाता इसे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अच्छा फिर ये डिफेक्ट होता कहाँ है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जहां पर ये डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग हीट करते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को हीट करने पर वो बनाता है Zn2 प्लस प्लस हाफ O2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 प्लस प्लस हाफ O2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि ये जो O2 गैस है ये तो एस्केप कर जाता है, जैसे मान लो ये जिंक ऑक्साइड का लैटिस है, तुमने इसको हीट करना चालू किया तो ऑक्सीजन गैस बना, वो तो एस्केप कर गया, लेकिन जो Zn2 प्लस के कटायंस बने और जो इलेक्ट्रॉन्स बने ये लैटिस में सीप करके मतलब परकुलेट करके वापिस से ये चले आते हैं अंदर, तो तुम्हें कटायन और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। जैसे मान लो ऊपर की लेयर पूरी, जैसे इस तरह से ये जिंक ऑक्साइड का लैटिस था सपोज करो, तो ये ऊपर की पूरी लेयर जो है वो गायब हुई, तो अब गायब हुई तो उसमें अनायन भी गए, जैसे ये वाली लेयर आप सपोज करो कि ये वाली पूरी की पूरी लेयर गायब हो गई, तो ये पूरी की पूरी लेयर अगर गायब हुई बच्चों तो इसमें कटायन भी गए और अनायन भी गए। अच्छा, अभी अनायंस ने तो कंबाइन करके ऑक्सीजन गैस बना दिया तो वो उड़ गया, लेकिन जो कटायन और इलेक्ट्रॉन्स थे वो वापस से सीप इन करके लैटिस में अंदर खिसक गए, तो उसकी वजह से डिफेक्ट आ गया। ठीक है, तो इसीलिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला क्या बोल रहा हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जिंक ऑक्साइड इज येलो व्हेन हॉट, येलो व्हेन हॉट, गर्म करोगे तो डिफेक्ट आएगा। ठीक है, एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड, अच्छा ठंडा करोगे तो वापस से रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो रिएक्शन रिवर्स होगी तो डिफेक्ट खत्म होने के बाद फिर से व्हाइट हो जाएगा। वो येलो क्यों हुआ था? येलो हुआ था इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये अपना रेडिएशन वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं तो लाइट एमिट करते हैं, वो सब कहानी जो इनऑर्गेनिक में सुनते हो। ठीक है, तो येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड, क्योंकि ठंडा करने पे वापस से बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, और इसीलिए इस डिफेक्ट को हम लोग एक रिवर्सिबल डिफेक्ट भी कहते हैं, रिवर्सिबल डिफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेटल एक्सेस, रिवर्सिबल डिफेक्ट मेटल एक्सेस का हो गया पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेटल डेफिशिएंट, मेटल डेफिशिएंट। ठीक है, मेटल डेफिशिएंट या फिर कटायन डेफिशिएंट, कि मेटल ही कटायन बनाता है, तो इस बार कटायन का रेशियो कम होने जा रहा है ना, तो मेटल डेफिशिएंट और कटायन डेफिशिएंट। अब ये डिफेक्ट वो सॉलिड्स दिखाते हैं जहां पर कटायन इज केपेबल ऑफ शोइंग वेरिएबल वैलेंसी, तो ये बात मैं लिख देता हूं, shown by those solids where cation is capable, cation is capable of exhibiting, cation is capable of exhibiting variable valency,
कटायन इज केपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग वेरिएबल वैलेंसी, जैसे Fe+2 Fe+3, फेरस फेरिक, Cu+1 Cu+2, क्यूप्रिक। तो इस तरह की जगहों पे ये डिफेक्ट आता है। कैसे आता है आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि मैं फेरिक ऑक्साइड की बात करूं, तो आई होप ये तो सब लोग समझते हैं कि फेरिक ऑक्साइड में आयरन +2 है और ऑक्सीजन -2 है। अब सपोज करो फेरिक ऑक्साइड का लैटिस बना हुआ है, तो फेरिक ऑक्साइड के लैटिस में ये +2 वाला आयरन हो गया, ये -2 वाला ऑक्सीजन हो गया, ये +2 वाला आयरन हो गया और ये -2 वाला ऑक्सीजन हो गया। फिर यहाँ पे 2- वाला ऑक्सीजन, +2 वाला आयरन, 2- वाला ऑक्सीजन, +2 वाला आयरन। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनाने में, बट इससे क्या होता है भाई, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बट समझ में आ जाता है अच्छे से। तो Fe+2 O2-, Fe+2 O2-, ठीक है। थोड़ा सा एक बार मेहनत आप भी करें। और फिर इसके बाद देखिए अभी क्या होगा, अभी डिफेक्ट आएगा इसमें। तो ये हो गया आइडियल सॉलिड, ठीक है, O2- और Fe+2, दिस इज आइडियल सॉलिड, ठीक है। अब सपोज करो कि कुछ कुछ साइड से मैंने +2 वाले आयरन को हटा करके +3 वाला आयरन सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मैंने आयरन को आयरन से ही सब्स्टिट्यूट किया है, ये बात समझो, है ना। अगर कोई और मेटल ले आओगे तब वो इंप्योरिटी डिफेक्ट कहलाने लगेगा, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैंने आयरन को आयरन से ही सब्स्टिट्यूट किया है। तो मान लो यहां से आयरन +2 वाला मैंने हटाया, ठीक, यहां से +2 वाला आयरन मैंने हटाया, और एक और जगह ले लेते हैं, मान लो यहां से भी मैंने +2 वाला आयरन हटा दिया, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो 3 जगह से मैंने +2 वाला आयरन हटाया, तो टोटल +6 चार्ज गायब हो गया। अब मैं +2 वाले आयरन को +3 वाले आयरन से जब सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो +3 तो 2 में ही काम चल जाएगा ना, यहाँ पे आयरन +3 आ गया और यहाँ पे आयरन +3 आ गया। तो देखो अब क्या हुआ, इससे चार्ज तो रिस्टोर हो गया, लेकिन मेटल कम हो गया। तुमने 3 आयरन हटाए और उसकी जगह पर तुमने 2 आयरन डाले। तुमने +2 वाले 3 हटाए, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हटाया था, 6, 3 × 2। लेकिन जब +3 वाले सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो 2 से ही काम चल जाएगा। +3 वाले सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो 2 से ही काम चल जाएगा, और 2 में ही तुम्हारे पास 2 × 3 6 का पॉजिटिव चार्ज वापस से आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ, रिस्टोर हो रही है, लेकिन जो कटायन का रेशियो है वो कम हो गया, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूला FeO नहीं रह जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा, आयरन का रेशियो कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस साइड पर क्रिएट हो गया क्या, यहाँ पर क्रिएट हो गया एक होल या फिर वेकेंसी, होल या फिर वेकेंसी क्रिएट हो गया यहाँ। अच्छा भाई, अब इससे प्रॉपर्टीज पर क्या फर्क पड़ा, चलो फटाफट देखते हैं, एनालाइज करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पे नंबर 1 भाई, तुमने खाली जगह छोड़ दी है तो डेंसिटी तो कम हो गई, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। और डिफेक्ट कभी भी आता है तो एंट्रोपी तो बढ़ती ही बढ़ती है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल हो रहा है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ ही रहा है, ठीक है, पोलैरिटी बढ़ रही मीडियम में। और होल आया है तो इसलिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हुआ, होल आया है इसलिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन है अ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब फॉर्मूले को फॉलो नहीं करने वाला ऑक्साइड ऑफ आयरन, अ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ऑक्साइड ऑफ आयरन हैज द फॉर्मूला, ठीक है, a non-stoichiometric oxide of iron has the formula, okay, has the formula Fe 0.9301, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मोल परसेंट, कैलकुलेट मोल परसेंट ऑफ आयरन +3, कैलकुलेट मोल परसेंट ऑफ आयरन +3। तो अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, एक्चुअली जेई में एक आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर तो मुझे याद नहीं है, बट दिस इज एन एक्चुअल जेई प्रॉब्लम, ठीक है। और इसी में मैं एक पार्ट अपनी तरफ से जोड़ के और करवाऊंगा अभी। तो हमें एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया हुआ है Fe 0.9301। अब देखो Fe 0.93 का मतलब तुम समझ पा रहे हो क्या है भाई। अगर आइडियल सॉलिड होता तो फॉर्मूला होना चाहिए था FeO, बट और 1:1 रेशियो होना चाहिए था, 1:1।
बट अभी क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन तो 1 है लेकिन आयरन 1 से कम हो गया है, तो ये डिफेक्ट आ गए हैं उसमें कुछ, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पर आयरन +2 और +3 दोनों में प्रेजेंट है, +2 और +3 दोनों में प्रेजेंट है। तो तुम्हें बताना है कि +3 वाले का मोल परसेंटेज कितना है। अब देखो, अगर फॉर्मूला 0.93:1 है, तो इसका मतलब ये निकला कि मोल ऑफ आयरन अपॉन मोल ऑफ ऑक्सीजन, इनका रेशियो है 0.93/1, जिसको मैं चाहूं तो थोड़ा सा आसान दिखाने के लिए 93/100 भी लिख सकता हूं। यानी कि 100 मोल ऑक्सीजन के लिए 93 मोल आयरन है। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट हम क्या लगाते हैं ऐसे सवालों में? कॉन्सेप्ट हमेशा लगेगा तुम्हारा चार्ज न्यूट्रलिटी वाला। अब देखो भाई, ये जो ऑक्सीजन का 100 मोल है, ठीक है, ये तो सारा का सारा प्रेजेंट है एज -2, ठीक है। लेकिन आयरन का जो 93 मोल है, आयरन का जो 93 मोल है, उसमें कुछ +3 वाला भी है और कुछ +2 वाला भी है। मैंने +3 को पहले लिख दिया क्योंकि उसी को मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब मैंने क्या किया कि भाइयों, मैंने मान लिया कि लेटस से +3 वाला x मोल है, +3 वाला x मोल है टोटल 93 में से। तो ये कितना हो जाएगा, 93 माइनस x मोल हो जाएगा। अगर टोटल 93 मोल में से ये x है तो ये 93 माइनस x है। अब भैया तुम क्या करोगे, तुम टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज कर दो। तो देखो, ये तो सारा का सारा 100 मोल O2 माइनस जैसा है, ठीक है। तो इस पे टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया बच्चों 100 × 2, 100 × 2 हो गया, ठीक है। और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, इसका x मोल पे +3 है तो ये हो गया 3x प्लस इसके 93 माइनस x मोल पर 2 है तो 93 माइनस x × 2। अब फटाफट से इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 200 = 3x प्लस 93 × 2 कितना हो गया भाई, ये हो गया 186 हो गया और -2x हो गया। तो यहां से तुम्हारे पास x की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई, 14 मोल्स के बराबर आ गई। तो यानी कि 93 मोल में से टोटल 14 moles iron +3 वाला है। Out of 93 moles of iron, 14 moles of iron is iron +3. So now suppose if I have to calculate the mole percentage of Fe+3, it will come out to be 14/93 multiplied by 100. 93 total moles of iron है, उस 93 में से 14 moles Fe का है, तो 14 मतलब +3 का है तो 14/93 × 100 आप कर दोगे तो बस बहुत आसानी के साथ ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। आइए इसी क्वेश्चन का एक बी पार्ट और लिखते हैं। तो ये तो एक्चुअल जेई में पूछा जा चुका है। बी पार्ट जो है वो मेरी तरफ से एडेड एक पार्ट है। बी पार्ट है ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ वेकेंसीज, नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन 1 mole of above solid, present in 1 mole of above solid। मतलब इस सॉलिड का अगर हमने 1 मोल लिया, ठीक है, कौन से सॉलिड का 1 मोल लिया, इस सॉलिड का हमने 1 मोल लिया, तो देखो डिफेक्ट जब आ रहा है, ध्यान से समझो, डिफेक्ट जब आ रहा है तो ये होल या वैकेंसी क्रिएट हो रहे हैं ना, होल या वैकेंसी क्रिएट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यदि हमने इस सॉलिड का 1 मोल लिया तो इसके 1 मोल में कितने वैकेंसीज होंगे, ठीक है। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। देखो फॉर्मूला क्या है सॉलिड का, Fe 0.9301, ठीक है। अच्छा, और इसमें मान लो कि तुम्हें Na का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी 6 × 10⁻23। वैसे तो 6.02 होता है बट हम 6 लेके अपना काम चला लेंगे। अब मेरी बात बहुत केयरफुली सुनिए। देखिए, अगर ये एकदम एक 100% आइडियल सॉलिड होता तो इसका फॉर्मूला Fe 1.00 और O 1.00 ये होना चाहिए था आइडियल सॉलिड में। अब जब डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो आयरन का रेशियो कम हो रहा है, तो जितनी जगह पे आयरन कम हो गया बस वही तो तुम्हारा होल है ना, वही तुम्हारा होल है। भाई तुम ऐसे समझो कि कुछ लोग इसको ऐसे भी समझाते हैं बट मुझे वो तरीका पता नहीं क्यों ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। वो बोलते हैं कि तुमने Fe+3 निकाला तो ऐसे समझ लो तुम कि 3 Fe+2 हटाओगे तो 2 Fe+3 डालोगे
और 2 Fe+3 के लिए एक होल आएगा। लेकिन इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि 3 निकाले 2 डाले तो एक होल आया, ये सब इतना नहीं सोचना है। अरे भाई सीधे सीधे 0.07 मोल हो गया, एक मोल होना चाहिए 0.93, तो जितनी जगह खाली है वो सब होल ही तो है। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ होल्स, ठीक है, थोड़ा सा सुनने में फनी लगता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मतलब होल्स के या वैकेंसी के कितने मोल होंगे। तो इसके एक मोल में, जैसे इस सॉलिड के एक मोल में एक मोल है आयरन 0.93, सॉरी, इस सॉलिड के एक मोल में एक मोल है ऑक्सीजन, 0.93 मोल है आयरन और 0.07 मोल है वैकेंसी। 0.07 मोल है वैकेंसी, जिसको हम लोग होल भी बोल रहे हैं। फिर से सुनिए, इस सॉलिड के एक मोल में एक मोल ऑक्सीजन है, 0.93 मोल आयरन है और 0.07 मोल है वैकेंसी या खाली जगह। बस हो गई बात खत्म। तो 0.07 मोल है तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स हो जाएंगे 0.07 मल्टीप्लाइड बाय Na, जो कि हो जाएगा 6 × 10⁻23, ये आ जाएगा 42, तो 4.2 × 10⁻22, ये शायद आंसर आ जाएगा, एक बार सॉल्व करके आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ होल्स। चलिए, तो फाइनली हम लोग लास्ट टाइप के डिफेक्ट पर आते हैं। लास्ट टाइप का डिफेक्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी जैसे मैंने अभी इसके पहले वाला डिफेक्ट पढ़ा है ना, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट या कटायन डेफिशिएंट डिफेक्ट, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी काफी ज्यादा उससे मिलता जुलता है। लेकिन जैसे अभी तुम क्या कर रहे थे कि +2 वाला हटा के +3 वाला डाल लेते, तो आयरन को आयरन से ही रिप्लेस कर रहे थे। अब लेकिन सपोज करो तुम्हारे पास NaCl है और उसको तुम हीट कर दो SrCl2 के साथ, ठीक है, तो अभी क्या होगा कि Na+ की जगह पे कुछ कुछ जगह पे Sr+2 घुस जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि 2 Na+ के लिए एक Sr+2 जाएगा, क्योंकि चार्ज मेंटेन होना चाहिए। तो +1 एंड +2, ठीक है। तो NaCl हीटेड विथ SrCl2 या AgCl हीटेड विथ CdCl2, तो दोनों सेम टाइप की सिचुएशन है। क्या होता है और समझते हैं थोड़ा। तो भाई जैसे सपोज करो तुम्हारे पास NaCl है, तो दिस इज, थोड़ा लिख के बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बना देते चलो समझ में, दिस इज Na+, दिस इज Cl-, दिस इज Na+, दिस इज Cl-, फिर ये हो गया Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, ये तुम्हारे पास अरेंजमेंट। अब इसमें Na+ की जगह पे कहीं कहीं जाके जबरदस्ती Sr2+ एंट्री मार रहा है। तो Sr2+ अगर एंट्री मार रहा है Na+ की जगह पर, तो तुम 2 Na+ हटाओगे, 2 Na+ हटाओगे और उसकी जगह पर बच्चों एक ही तो Sr+2 डालोगे ना, एक Sr+2 डालोगे ताकि चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो यहाँ पे Sr+2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे क्रिएट हो गया होल या वैकेंसी, दिस इज योर होल या वैकेंसी। अब डेंसिटी के बारे में यहाँ पे कोई डेफिनेट कमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि दूसरे मास की चीज आ रही है, तो उसका मास कितना जरूरी तो ना हमेशा स्ट्रॉन्शियम ही रहे। तो डेंसिटी के बारे में हम लोग कोई कमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। डेंसिटी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मास चेंज हो रहा है ना दूसरे कटायन का, तो वो कितने मास का है क्या है ये सब कुछ मालूम नहीं है। मतलब इस केस में तो मालूम है, बट इन जनरल तो नहीं मालूम है ना। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया और एंट्रोपी बढ़ गया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बढ़ गया। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और अब देखो क्या होगा, क्वेश्चन करते हैं जैसे। तो NaCl is doped with, NaCl is doped with, देखो क्वेश्चन जल्दी से, NaCl is doped with 10⁻³ mole% of SrCl2. NaCl is doped with 10⁻³ mole% of SrCl2. Find the number of holes, find the number of holes in 1 mole of solid. Find the number of holes in 1 mole of solid. तो क्या करोगे भाई यहाँ पर, तो देखो 10⁻³ मोल% तुमने लिया है ना, तो 1 मोल NaCl में
व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ SrCl2, ये निकालो तुम। तो 10 रेज टू दी पावर -3 मत बोल देना, ये तो मोल परसेंट है, ठीक है। तो 1 मोल NaCl का, ठीक है, इन 1 मोल ऑफ सॉलिड, तो इसमें SrCl2 कितना आया, 10 की पावर -3% ऑफ 1, 10 की पावर -3% ऑफ 1, जो कि हो गया 10 की पावर -5 मोल के बराबर, 10 की पावर -5 मोल के बराबर, ठीक है। तो 1 मोल NaCl में तुमने डोपिंग कर दिया 1 मोल NaCl में तुमने डोपिंग कर दिया 10 की पावर -5 मोल SrCl2। तो 10 की पावर -5 मोल SrCl2 पहुंचा, मतलब 10 की पावर -5 मोल Sr पहुंचा, और एक Sr के लिए एक वैकेंसी क्रिएट होगी। तो बस अब नंबर ऑफ वैकेंसी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ होल हो जाएगा 10 की पावर -5, ये तो मोल्स हो गया, और इसको तुम 6 इंटू 10 की पावर 23 मान लो वैल्यू, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23 और -5 कितना हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा। तो 6 इंटू 10 की पावर 18, ये तुम्हारा हो गया नंबर ऑफ होल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ डिफेक्ट्स एंड दैट आल्सो कंप्लीट्स द चैप्टर ऑफ सॉलिड स्टेट। फिर से मिलेंगे हम लोग एक नए चैप्टर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and I'll see you soon. Bye bye and stay safe. Thank you very much.